हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका देवर आईएएस एकेडमी में मैं स्वागत करता हूं। नाउ जिस तरह हम लोग रोज डीएनएफ डेली न्यूज फीड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और मैंने कई बार बताया कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हैं आप, यू शुड नो टू फिल्टर द न्यूज, है ना। न्यूज को फिल्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, नहीं तो आपका बहुत सारा समय न्यूज़पेपर के सारे हेडलाइंस पढ़ने में निकल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप तैयारी के दौरान न्यूज़पेपर को अपना बेस बना के करंट अफेयर्स करते हैं, तो यू नीड टू बी वेरी वेरी फर्स्ट लुक इनटू कि व्हाट टाइप ऑफ टॉपिक्स आर रेलेवेंट फॉर द एग्जाम। क्या चीज आपको पढ़ना है, क्या चीज छोड़ना है, और वो किससे मैप करना है? जीएस के साथ, जनरल स्टडीज के साथ मैप करना है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देवघर आईएएस एकेडमी दिया का डीएनएफ आपको मदद दे रहा है, आपको हेल्प पहुंचा रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि सुबह सुबह मॉर्निंग में जो ऐसे न्यूज है उनको, हेडलाइंस को एज इट इज, मतलब जो जैसा है वैसा, मतलब जैसा आर्टिकल है सेम टू सेम आर्टिकल वी आर गिविंग ऑन दिस पर्टिकुलर पीडीएफ, जो कि आप फॉलो कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, एक होता है कि जहां आपको जिस समरी मिलता है, तो जिस समरी में आपकी पर्सपेक्टिव बिल्ड नहीं होती है, यू डोंट बिल्ड योर पर्सपेक्टिव ऑफ दैट टॉपिक। और दूसरा होता है कि व्हेन यू रीड द आर्टिकल एज इट इज होल, you try to build with the perspective, connect with the GS, connect with previous year questions and then try to link with every aspect। तो वो आपको धीरे धीरे तैयारी के तौर पे आपको आगे ले जाता है। You are going ahead in that one। So without wasting much time, let's go to the topic one by one। मैं सारे हेडलाइंस को बताता हूं यहां पर क्या क्या वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो है जीएसटी को लेके इकोनॉमिक न्यूज, राइट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स मेजर्स इन इंडिया। अब उस पर ये न्यूज है, जीएसटी स्परिंग फ्रेश टैक्स टेररिज्म। अब यहां वर्ड का यूज किया है, टैक्स टेररिज्म। नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट मेड बाय फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरविंद सुब्रमण्यम। पहले से पूर्व ये है ना अर्थशास्त्री रहे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो जीएसटी का जो हो रहा है, जो फ्रेश टैक्स जो है, ये टेररिज्म है। मतलब ये बहुत अच्छा वर्ड नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी गुड वर्ड यूज्ड। जीएसटी को जब शुरुआत में लॉन्च किया गया तो बहुत अफरा तफरी था, बिजनेसमैन, कंपनीज एंड ऑल, दे वर ऑल वरीड कि कैसे करना है, नहीं करना है। अब जो जीएसटी लागू हो चुका है, प्रॉपर चल रहा है, अभी भी कुछ ना कुछ इश्यूज है। नाउ ये आपको कहाँ हेल्प करेगा? अब आप बोलोगे सर मेंस आंसर राइटिंग में ये कैसे लिख दे, है ना, मार्क्स कम नहीं हो जाएंगे दैट? तो वहां यही चीज है कि आपको कोई क्रिटिसिज्म के तौर पे नेगेटिव किसी पर्सन के बारे में या बाकी चीज वहां नहीं करना है। आपको जीएस के जो टॉपिक है, जीएसटी टॉपिक, टैक्स रिफॉर्म, उसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स, उसके पॉजिटिव साइड क्या है, नेगेटिव साइड क्या है, वो एनालिसिस में आना चाहिए। तो दैट इज फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहां पर यही है कि अरविंद सुब्रमण्यम जो ने कहा है यहां पर, व्हाट इज हियर कि वी ब्रॉट द रेट डाउन फ्रॉम 15.5% टू 11%। जो पहले जो था उसको 11% तक लाया गया, लेकिन फिर भी यहां पर अभी जो रिसेंट टाइम में 18% जीएसटी लगता है, दैट पार्ट कम्स है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है कि जो जीएसटी काउंसिल है, देयर इज अ काउंसिल, जीएसटी के लिए काउंसिल है, तो ब्लेम द जीएसटी काउंसिल फॉर रेजिंग रेट्स, है ना। क्या होता है कि इंडिया का टैक्स रेजिम क्या है कि आप एक किसी वर्ग को आप ज्यादा टैक्स आप उसमें करते हो और दूसरे को आप देते हो, जो कई बार फॉल्टी माना जाता है कि द सिस्टम ऑफ टैक्सिंग इन इंडिया इज नॉट वेरी गुड। तो दिस इज वेयर द थिंग्स कम्स। ये इकोनॉमिक में आपको हेल्प करेगा दिस पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक हियर, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान, ओएनओएस। क्या है ओएनओएस? लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। भारत में कई तरह के यूनिवर्सिटीज हैं, एकेडमिक सेंटर्स हैं, कई जगह पर रिसर्च होते हैं, और जो रिसर्च कर रहे होते हैं, जो पीएचडी है, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है, कई बार मास्टर्स के दौरान कई इंपॉर्टेंट जर्नल या रिसर्च पेपर की जरूरत होता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय तौर पे, इंटरनेशनल तौर पे, और बहुत महंगे होते हैं। दोस टाइप ऑफ जर्नल्स, बुक्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि वो बाहर का होता है, यूएस, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो हाई लेवल रिसर्च के जो पेपर्स होते हैं, कई बार साइटेशन, कई बार कोट करना होता है, बहुत महंगे होते हैं। तो महंगे होने के कारण क्या होता है कि यूनिवर्सिटी को बहुत ज्यादा पैसा देना होता है। अब आप समझो कि आईआईटीज, आईआईएससी, जो प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, दे हैव टू पे इनकर द कॉस्ट, मल्टीप्लिसिटी हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा आइडिया निकाला है, अश्विन वैष्णव जो मिनिस्टर इन चार्ज, उन्होंने एक ये निकाला है कि ऐसा क्यों ना करें
सारे यूनिवर्सिटीज के जो रिसोर्सेस हैं हम इकट्ठा कर दें, पूल कर दें, और हम सब्सक्रिप्शन लें। जितने भी वर्ल्ड के बेस्ट जर्नल्स हैं, जितने भी वर्ल्ड के बेस्ट जर्नल्स हैं, पेपर्स जहां पर आते हैं, उनका हम सब्सक्रिप्शन लें और वो हम सारी यूनिवर्सिटी को शेयर कर दें कॉमन। यानी कि उसका एक ही सब्सक्रिप्शन ऐसा करे जो कि इंडिया के जितने भी प्रीमियर यूनिवर्सिटीज या एकेडमिक सेंटर्स हैं, कॉलेजेस हैं, जहां पे स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर्स को वैसे जर्नल का एक्सेस चाहिए, वो सिंगल सब्सक्रिप्शन से हो जाए। तो इसका दो बेनिफिट है, एक पैसे की बचत और दूसरा है कि कुछ ऐसे एकेडमिक सेंटर्स या यूनिवर्सिटीज होते हैं जिनके पास रिसोर्स का अभाव होता है, दे डोंट हैव इनफ ऑफ रिसोर्सेज टू बाय सच कॉस्टली जर्नल्स, एक्सपेंसिव जर्नल्स। तो पहला यह है कि एक ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट होगा और सबको एक्सेस मिलेगा। व्हाट इज सेकंड थिंग, सभी को पहुंच, एवरी यूनिवर्सिटी, एवरी कॉलेज विल बी एबल टू एक्सेस हाई रेटेड जर्नल्स, साइंस, नेचर, बहुत सारे जर्नल्स हैं, उनको वो मिलेगा, चाहे वो साइंस का हो या कोई ह्यूमैनिटीज का हो या कॉमर्स का हो, किसी फील्ड का रिसर्च हो, तो दैट विल बी एक्सेसिबल। और तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि इससे हमारा रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा, our research will be promoted. So this is what a very good move from the government of India. So that is what you can read there. ये editorial page में आया। Now coming to next topic, Indians need to share contraceptive responsibility. बढ़ती जनसंख्या, पॉपुलेशन ग्रोथ और इंडिया के लिए बहुत चैलेंजिंग है। आज हम वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो पहले चाइना की बात करें तो नाउ वी हैव गॉन अहेड ऑफ चाइना। अब कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में हमारा पॉपुलेशन और तेजी से बढ़ेगा। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है ना, बर्थ कंट्रोल मेजर्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर क्या होता है, जब कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करते हैं तो दो चीजें होती है, एक होती दवाइयां, मेडिसिन, जो कि एंटी फर्टिलिटी पिल कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड दैट, एंटी फर्टिलिटी पिल, जो कि है ना कंसेप्शन को रोकता है ना, प्रेगनेंसी को रोकता है वहां पर, लेकिन उसके कई साइड इफेक्ट होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। और दूसरा क्या होता है, जहां सर्जरी के द्वारा जो वैसेक्टोमी है ना, जहां पर सर्जरी द्वारा जो फेलोपियन ट्यूब होते हैं तो कट कर दिया जाता है, मेन में जो वैसेक्टोमी वहां पर भी कट कर दिया जाता है, ताकि वो जो है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओवम स्पर्म वो कम हो जाए या जीरो हो जाए। तो दैट इज व्हाट मेजर्स आर डन। अब यहां पर ये एडिटोरियल इस बात की बात करता है कि इंडियंस नीड टू शेयर कॉन्ट्रासेप्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे उत्तरदायित्व, उसके बारे में बात किया जा रहा है। ये हेल्थ से भी रिलेटेड है और हमारी जनसंख्या, पॉपुलेशन से भी रिलेटेड है। तो नाउ व्हाट इज यू फाइंड हियर, इन 1952 इंडिया पायोनियर नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग। आप सबको पता है परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। सो 1952 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड विद फैमिली प्लानिंग। तो क्या 1952 में भारत सरकार का ये परिवार नियोजन, ये फैमिली प्लानिंग रियली हेल्पफुल रहे? कुछ मेजर्स में हम सफल रहे, बट बाकी नहीं रहे। और इंडिया में क्या है, यू नो, आप किसी पे दबाव नहीं कर सकते हो, और कई बार तो बोलते हैं ऊपर वालों की देन है, हमारा तो कुछ कंट्रोल ही नहीं है। तो ये जो चीज है, ये जो माइंडसेट है, मेंटालिटी है, कि जहां पहले आप देखेंगे कि 12-12, 15-15 बच्चे एक है, उसमें महिला का जो मदर का हेल्थ वो तो इंपैक्ट होता ही है, कि वहां पर सीधे जो पहले 60s 70s के टाइम में था, 80s में था, जो कि इंडिया का पॉपुलेशन ग्राफ जो है बहुत तेजी से बढ़ा वहां पर, और कई चीज उसमें धार्मिक चीजें भी आ जाती है, रिलीजन एस्पेक्ट आ जाता है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू है। लेकिन भारत में क्या है कि इंडिया में हम कभी दबाव नहीं कर सकते, किसी को हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। एक ऐसा हुआ था इमरजेंसी के काल में, उससे पहले जो है आपको पता है संजय गांधी, जो जबरदस्ती वहां पर है ना वो वैसेक्टोमी या सारा कराया जाता था, उससे बहुत हंगामा हुआ था, कि जहां पर इंसान को एक जानवर की तरफ पकड़ के उसको सर्जरी द्वारा वहां पर इसका काम करना। तो ये बहुत मुद्दा रहा है। बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज भारत का जो पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन है ना, और हम बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में इंडिया के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, रिसोर्सेज एंड ऑल थिंग्स, है ना, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बेसिक रिसोर्सेज प्रॉब्लम होंगी। तो दैट इज वेयर दिस आर्टिकल इज। क्या यहाँ पर कहा गया है, पब्लिक हेल्थ स्टूडेंट एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज समीरा रिजवी है, ये इस एडिटोरियल की एक राइटर है। देन तनुजा एन, ये भी टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो रिसर्च किया उसके वहां पर है, और एम शिवाकामी प्रोफेसर है वहां पर, उनके द्वारा ये एडिटोरियल आया हुआ है कि यहाँ पर पूरा बताया गया कि कैसे इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, कहाँ हम पॉजिटिव रहे, कहाँ हम नेगेटिव रहे। इट्स गुड फॉर एसे राइटिंग, निबंध लिखने में ये आपको बहुत इंपुट देगा।
and also mains answer writing. Now let's move on to the next part. Fire on water. कई बार एग्जाम में प्रीलिम्स और मेन जो एग्जाम है, और नॉट ओनली यूपीएससी एग्जाम, यू टेक एनी स्टेट पीसीएस एग्जाम और एनी काइंड ऑफ एग्जाम, तो व्हाट यू फाइंड कि वहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं, देयर आर क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन जनरल नॉलेज होता है जो अखबार में कहीं ना कहीं होता है, और कई बार एक्सरसाइजेस होते हैं लाइक नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड. तो ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हो, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का एक एक्सरसाइज है, मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन. इस ऑपरेशन का नाम ये आपको याद रखना है, इसका नाम है सारेक्स. सारेक्स 2024. ये जो आप देख रहे हो दैट इज अ सारेक्स. ये जो है एक्सरसाइज 2024, फ्राइडे को कल ये एक्सरसाइज किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड का. डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन. व्हाट इज दैट डिजास्टर मैनेजमेंट? कि जब ऐसे कहीं भी मान लो कि ऑयल स्पिल, तेल का रिसाव या कोई भी ऐसी घटना समुद्र में हो जाए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड है ना, उसके जो है कैसे वो रेस्क्यू करेंगे, कैसे सर्च करेंगे. तो दैट इज बीइंग शोन इन द फोटोग्राफ. तो दैट इज व्हाट कॉल्ड सारेक्स 2024. आपको ये याद करके जाना है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. यहां पर अगला जो है क्वेश्चंस ऑन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिमेन पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट फॉर 4 years. नाउ दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कई बार क्या होता है कि जब हिंदू पेपर पढ़ते हैं तो उसमें लॉ के बारे में होता है, द लॉ रिलेटेड थिंग वहां पर आता है. अब ये भी एक बड़ा क्रिटिकल और चैलेंजिंग एस्पेक्ट है. एक कानून है जो अभी तक पास नहीं हुआ है, इट हैज नॉट बीन पास्ड. द नेम ऑफ द एक्ट इज द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991. 1991 में ये एक्ट लाया गया था, और उस संदर्भ में अभी भी सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं हुआ है. धर्म स्थल के आधार पे है ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, उसके रिलेटेड है, एक्ट है, कानून है. उसके प्रोविजन से 1991 से लेकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो उसमें सुनवाई हो रहा है, अभी तक फैसला इस पर नहीं आया है. इस पर कई तरह के चुनौतियां और चैलेंजिंग है. आपको पता है भारत में धर्म को लेकर क्या क्या चीजें हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है ना, और इस संदर्भ में बहुत सारे चैलेंजेस, चुनौती होते हैं. तो ये जो आर्टिकल है यहां पर ये कहा गया है कि पहला जो लास्ट ऑर्डर, जो आदेश उच्च न्यायालय का आया था, द लास्ट ऑर्डर अवेलेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट अबाउट द पेंडिंग केस अबाउट दिस एक्ट, द सेंटर ऑफ वर्शिप, राइट, सेंटर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट ऑफ 1991 फ्रॉम अ ईयर अगो, है ना, अभी भी इसमें. तो इसमें इस कानून में क्या है, इस कानून में एक धर्म परिवर्तन पे रोक लगाता है, रिलीजियस कन्वर्जन. आप सबको पता है, कई बार जो है आपने समाचार पत्रों में सुना है कि जहां पर या तो कुछ प्रलोभन करके धर्म बदलाया जाता है, या जोर जबरदस्ती धर्म का परिवर्तन करते हैं. और हाल फिलहाल के दिनों में लव जिहाद काफी मुद्दा रहा है. आप सबको पता है लव जिहाद के बारे में, ठीक है, मैं उस पर ज्यादा हाईलाइट नहीं करूंगा, बट यू नो व्हाट इज द लव जिहाद. तो यहां भी कई बार चीजें हुआ है. आप बहुत सारे पहले जो ग्राम स्टेन उड़ीसा में एक क्रिश्चियन मिशनरी को जला के मार दिया गया था, वहां आरोप था कि ये आदिवासियों को क्रिश्चियन बना रहे हैं, ईसाई धर्म में परिवर्तित करे. ग्राम स्टेन, जिनको उनके पूरे फैमिली को जला के मार दिया गया था, ये मुद्दा था. आज भी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड जो ट्राइबल बेल्ट होते हैं, वहां कई बार ये सवाल उठता है कि जो वहां के क्रिश्चियन मिशनरीज जो एक्टिव है, जो धर्म परिवर्तन करते हैं, नॉट ओनली दैट, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में, वहां भी आप देखोगे क्रिश्चियनिटी वो सब प्रॉब्लम. तो ये बड़ा एक विवाद रहता है हिंदू और हिंदू धर्म और क्रिश्चियनिटी, और हिंदू धर्म और इस्लाम और बाकी से. कई बार आप ये भी सुनते हो कि बहुत सारे हिंदू जो है, दलित, बौद्ध धर्म को अपना लिया है ना, बुद्धिज्म को अपना लिया. और कई बार ऐसा होता है मास कन्वर्जन, है ना, मास कन्वर्जन मतलब समूह में जहां सैकड़ों लोग एक साथ आके धर्म को अपना रहे हैं, बदल रहे अपने धर्म को. तो ये एक बड़ा पेचीदा मसला है, बहुत कई तरह के यहां पर चीजें. तो ये जो कानून है जो अभी तक एक कंसर्न बना हुआ है, इसमें धर्म परिवर्तन पे रोक लगाया था. आपको पता है कुछ राज्यों ने अपने कानून के हिसाब पे धर्म परिवर्तन पर रोक भी लगा दिया है. कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां उसको अपराध माना जाता है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ पनिशमेंट अंडर द लॉ. तो देयर इज अ एक्ट देयर. तो इस पे
ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सोसाइटी, समाज, सोशल इश्यूज, सोशल जस्टिस जैसे टॉपिक में आपको हेल्प करेगा निबंध के तौर पे यहां पर। इसमें यह कहा गया कि सेंटर साइलेंट है, केंद्र सरकार साइलेंट है। अभी इसी 3-4 दिन पहले 26 नवंबर के तौर पे यह बात आया कि सुप्रीम कोर्ट का सेक्युलरिज्म को लेकर, धर्मनिरपेक्षता को लेकर, कि जहां केंद्र का जो भी है वहां पर जो केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल का सेक्युलरिज्म इंटीग्रल पार्ट है। तो अभी भी सेंटर इस कानून को लेकर, उसके लेकर अभी भी साइलेंट है। ठीक है, तो ये अब इसको आप पढ़ेंगे तो इससे कई सारी चीजें आपको समझ में आएगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक हियर, नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गगनयान मिशन। नाउ गगनयान मिशन, इसरो ने यह कहा कि 2 गगन यात्रीज, 2 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, राइट, एक है शुभांशु शुक्ला, दूसरा है बालाकृष्णन नायर, इन दोनों की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। एंड ये जो शुभांशु शुक्ला है, ही हैज बीन ट्रेन्ड बाय नासा, है ना, उसको अमेरिकी स्पेस एजेंसी में ट्रेनिंग हुआ है, और ये स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी। उस संदर्भ में दिस आर्टिकल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसरो सेज 2 गगन यात्री फिनिश्ड इनिशियल ट्रेनिंग, उसके बारे में ये आर्टिकल आया है। और गगनयान is a very important topic from prelims exam, और केवल यूपीएससी नहीं, all kind of exam question can be asked. Now ये आप पढ़ सकते हो आप इसमें। Now let's move on to the next one. अभी स्पेस एक्स, अब यहाँ जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर है, इसरो का यहाँ पर है स्पेस एक्स, ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, जिसको ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू स्पेस एक्स का एक है फाल्कन 9 है, दूसरा ड्रैगन 9 है, तो वहां क्रू परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग किया जा रहा है। स्पेस एक्स की जो है वो इंडिया के साथ, इसरो के साथ कोलैबोरेट कर रही है, ट्रेनिंग पार्ट, दैट इज व्हाट इज आल्सो गिवन हियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द, अब आप ये जो देख रहे हो तस्वीर, अभी मैं कंटिन्यूसली जितने डीएनएफ में ले रहा हूं, पिछले 2-3 दिन का जो भी डीएनएफ है, मैं इस बारे में काफी चर्चा कर रहा हूं। साइक्लोन, तमिलनाडु के कोस्ट में साइक्लोन का अब आना, आज के दिन बारिश और हवाएं चल रही है, और ये रविवार कल तक ये इसका समस्या रहेगा। और इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, जहां कृष्णा मोहन सर वाज देयर, जिन्होंने पूरा चीजों को डिस्कस किया है। अब यहां पर जो साइक्लोन है, साइक्लोन फेंगल, सऊदी अरेबिया ने ये नाम दिया है। 13 राष्ट्र हैं, 13 कंट्रीज, जो कि हिंद महासागर, इंडियन ओशन के, जो 13 नाम देते हैं। 13 कंट्रीज, ईच कंट्री प्रपोज 13 नेम्स, दैट मीन 13 into 39, 1369 ऐसे लिस्ट होता है, जो कि बारी बारी ऐसे साइक्लोन्स का नाम दिया जाता है, जो कि हिंद महासागर से जो जुड़े हुए 13 राष्ट्र हैं, उसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल नहीं है, श्रीलंका, बाकी जितने कंट्रीज हैं जो कि इंडियन ओशन के सराउंडिंग कंट्रीज है। नेपाल तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, लेकिन बाकी जो कंट्रीज हैं, जो मालदीव्स आता है, श्रीलंका आता है, बांग्लादेश है, और जितने भी ऐसे तटवर्ती राष्ट्र हैं, दे ऑल प्रपोज द नेम, 30 नेम्स है। गल्फ वाले कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, ओमान, है ना, इनके भी अपने, क्योंकि हिंद महासागर जुड़ा हुआ है तो उनके नाम होते हैं। तो ये अभी नाम साइक्लोन फेंगल, ये नाम दिया गया है, दिस इज नेम गिवन बाय सऊदी अरेबिया, जो कि एक भाषा और संस्कृति के संदर्भ में इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज है कि ये आज शाम तक में, जो दोपहर तक में, और मैं ये कवर कर चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माय डीएनएफ। आप डीएनएफ के, आप जाइए यूट्यूब चैनल में, आप पिछले जो डीएनएफ उसको आप देखिए, वहां कृष्णा मोहन सर ने पूरा एक्सप्लेन किया है कि नेमिंग कैसे होते हैं। साथ साथ में उन्होंने रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट के बारे दिया। रेड अलर्ट मतलब वहां से लोगों को हटाना होगा तटवर्ती केस में। तो ये सारी चीजों को आप पढ़ लीजिए और आप वो वीडियो को रिव्यू कर सकते हैं। अनदर थिंग, कल भी मैंने चर्चा किया था प्लास्टिक ट्रीटी, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। मैंने बताया था कि अब ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी का ड्राफ्ट रेडी हो चुका है, और जल्दी अभी बुसान, साउथ कोरिया में सम्मेलन में, वहां पर इसको एक्सेप्ट करके साइनिंग के लिए ओपन किया जाएगा, जहां कंट्रीज साइन करेंगे। लेकिन यहां कई एनजीओज ने वो सवाल उठाया कि इस आर्टिकल में जो प्लास्टिक प्रोडक्शन है उसको प्रॉपर वे से नहीं किया गया। अभी भी इसमें कुछ मुद्दे बने हुए इस संधि में, इस ट्रीटी, दैट डजंट वेरी क्लियरली स्पेसिफाई अबाउट कंट्रोलिंग प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स। उसके लेके कई सीमाएं हैं, लिमिटेशन है उस चीजें। तो एक ट्रीटी तो रेडी हो चुका है, लेकिन आज बहुत गंभीर मुद्दा है ना कि हम प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट हमें चाहिए। आज हम एक बार में पूरा 100% प्लास्टिक हटा नहीं सकते, क्योंकि आज कई सारी चीजें जहां प्लास्टिक के कई प्रकार यूज होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम कैसे करेंगे। तो अभी भी इस संधि पे, इवन नाउ इन दिस ट्रीटी देयर आर सम काइंड ऑफ लिमिटेशंस दैट विल डिस्कस। तो आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम के तौर पे। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू विल रीड दिस वन। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट ऑफ जीडीपी ग्रोथ के बारे में।
इकोनॉमी, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ हिट्स 5.4% इन Q2, लोएस्ट इन 7 क्वार्टर्स, 7 क्वार्टर्स में सबसे लोएस्ट अभी माना जाता है इसको। तो कहने मतलब भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ तो रही है लेकिन अब डिक्लाइन भी हो रहा है, कुछ जगह पे हम डिक्लाइन भी हो रहे हैं। तो इसके बारे में इकोनॉमिक एनालिसिस वो आपको इकोनॉमी पेपर में मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। तो जब आप ऐसे पेपर के आर्टिकल पढ़ते हो तो आपको डाटा मिलता है कि क्या क्या डाटा मेंस आंसर राइटिंग में लिखना है, व्हाट यू विल बी कोटिंग दिस काइंड ऑफ डाटा, दिस ऑल इज गिवन देयर। तो इसको आप एक तरह डाटा पॉइंट के तौर पे इसको पढ़ेंगे और इसका नोट्स तैयार करेंगे, बिकॉज दिस विल हेल्प इन मेंस आंसर राइटिंग, वहां पर चीज है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब जो ये लास्ट आर्टिकल यही है दिस पार्ट। तो आज के जो 7-8 आर्टिकल्स हैं जो मैंने चर्चा किया है, इसको आप डीएनएफ डाउनलोड करो और उसको पढ़ना चालू करो एंड मेक योर ओन टाइप ऑफ नोट्स। ये हम लोग कर रहे हैं कि जो आपको 3 घंटा पेपर पढ़ने में लगेगा वो हमने आर्टिकल्स को फिल्टर करके एज इट इज दे दिया है। अब आपका काम है कि उसको पढ़ना, समझना और उसके नोट्स तैयार करना। ये आपको तैयारी में हेल्प करेगा। और मैं हमेशा मानता हूं कि जो डेली रेगुलर न्यूज करता है वो उनकी करंट अफेयर्स से पकड़ बाकियों से काफी अच्छा होता है। खैर, आई विल स्टॉप हियर, हम लोग फिर नेक्स्ट डीएनए पे मिलेंगे। तो टिल दैट टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।